कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक का दूसरा अध्याय लेकर फिर आपके समक्ष मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज जुड़ रहा हूं इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपके दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझा दिया था। अब हम कुछ नए महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं और वो बिंदु इस प्रकार हैं: शहरीकरण का महत्व, शहरों में माल की आवाजाही और लेखन कला का विकास। बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग अपनी अच्छी मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि के कार्य में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। बड़े पैमाने पर खेती होने से लोगों का जमावड़ा वहां बढ़ने लगा था, क्योंकि कृषि के विकास के साथ साथ अन्य उससे जुड़े बहुत सारे कार्य भी लोग संपन्न करने के लिए वहां जुटने लगते हैं। तमाम व्यापारिक गतिविधियां, रख रखाव, इन सारी चीज़ों के लिए भी एक वर्ग पैदा होता है जो कृषि के साथ साथ कार्य करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या बढ़ने लगती है, यानी जनघनत्व बढ़ जाता है। फलस्वरूप जो गांव है उसका स्वरूप बदल के कस्बे के रूप में आने लगता है, वो थोड़ा उन्नत हो जाता है। इस तरीके से कस्बे बनते हैं और जैसे जैसे वहाँ पर कार्य की विशिष्टता बढ़ने लगती है, लोग बढ़ने लगते हैं, तो वही कस्बा फिर आगे चल करके शहर के रूप में स्थापित हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थितियां मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमारे समक्ष आई थी। तो हम अब यहाँ पे ये देखते हैं कि शहरीकरण का महत्व मेसोपोटामिया के संदर्भ में क्या था। मैं बता रहा था आपको कि कस्बों में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनका श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का क्या मतलब होता है? यानी सबका कार्य अलग अलग हो जाता है। जैसे मिट्टी से घड़े और बर्तन बनाने का कार्य कुम्हार करता है, विशिष्ट खेती का कार्य किसान करता है, साथ ही साथ उसको खरीदने और बेचने वालों का एक व्यापारिक वर्ग भी होता है, उस माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात कर्मियों का एक वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों का श्रम विभाजन हो जाता है, जो कि शहरी जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा होना फायदेमंद भी होता है, क्योंकि बिना लोगों के एक दूसरे के सहयोग और आदान प्रदान के कोई भी कार्य पूर्ण सफलता से संपन्न नहीं हो पाता है। तो मेसोपोटामिया के जो समृद्ध लोग थे वो इस तथ्य को समझते थे और शहरी जीवन में इसका पालन अच्छे तरह से किया जाता था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर एक पत्थर के मूर्तिकार को जो मूर्ति गढ़ता है, उसको अगर कोई मूर्ति गढ़नी है तो वो सारी सुविधाएं अपने आप नहीं जुटा पाएगा। निश्चित रूप से अच्छे किस्म के रंगीन पत्थरों की जानकारी वो कहाँ मिल रहा है उसको नहीं पता है। इसलिए निश्चित रूप से पत्थर को खुदाई करके निकालने वाले कुछ अच्छे श्रमिकों से उसको वास्ता बनाना पड़ता था, ताकि उसे अपनी मूर्तियों को गढ़ने के लिए अच्छे पत्थर मिल जाए। फिर पत्थरों पर कार्य करने के लिए उसे जो औजार की ज़रूरत थी वो औजार भी किसी लुहार से उसको प्राप्त करने होते थे, बनवाने होते थे। तो इस प्रकार 2-3 जगह वो आश्रित हो जाता था दूसरे पर। इसी प्रकार दूसरा जो वर्ग था वो भी अन्य पर आश्रित हो जाता था। तो इस प्रकार आदान प्रदान और लेन देन की प्रक्रिया समाज में, शहर में चलती रहती थी। ठीक है, तो इसलिए हम जब शहरीकरण के महत्व की बात करते हैं तो ये श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आता है। अब यहाँ धातु की बात चली है तो मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम धातु के जो औजार होते थे वो कांस्य के बने होते थे, यानी कांसा धातु जिसको हम कहते हैं। कांसा धातु तांबा और रांगा को मिलाकर बनाई जाती थी। इतना मेरे बताने से आप ये तो समझ गए होंगे कि उस समय लोहा नाम की कोई चीज नहीं थी। जी हाँ, यहाँ तक कि किसानों के हल में जो फल होता था
वो भी रांगे का होता था, कांसे का होता था, क्योंकि वो कांस्य युग था। मैं आपको बताना चाहूँगा, कांस्य युग लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और लगभग उसी के समकालीन ये प्राचीनतम सभ्यता भी है। तो जो नगरों का निर्माण कांस्य युग पर आधारित था, मेसोपोटामिया के नगरों का जो निर्माण था वो कांस्य युग से पूरी तरह प्रभावित था। कांसा ही मेसोपोटामिया की धातु थी। पर मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ का बढ़ई अपने औजारों के लिए कांसे पर आधारित था, आश्रित था। मूर्तिकार, स्वर्णकार, कृषक, इन सबको धातु की जरूरत थी और धातु कांस्य थी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मेसोपोटामिया में न तांबा था और न रांगा था। तो फिर कांसा कहां से प्राप्त होता था? निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारी वर्ग कांसे को या तांबा और रांगा को किसी दूसरे शहरों से, दूसरे देश से आयात करके ले आते रहे होंगे और वास्तव में ले आते रहे हैं। खुदाई में भाले मिले हैं और उन भालों की जो नोक या फल होता है वो कांसे का। तो इस प्रकार कांसा इस शहरी जीवन का एक महत्वपूर्ण धातु थी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक संगठन की, क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन भी बेहद जरूरी होता है। सामाजिक संगठन का मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कार्य विभाजन हो जाता है तो शहरी निर्माणकर्ता जो होता है, जो श्रमिक वर्ग होता है, जो कई कई चीज़ें बनाता है, उसे धातु की, ईंधन की, यानी लकड़ी का कोयला या पत्थर का कोयला, जो उस समय लकड़ी का कोयला उपलब्ध था, तो धातु, ईंधन, ईंधन के रूप में लकड़ी का कोयला, पत्थर, लकड़ी और तमाम और इसी प्रकार की भिन्न भिन्न वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी और ये भिन्न भिन्न स्थानों से आती थी। तो संगठित भंडारण और व्यापार की आवश्यकता भी थी। साथ ही साथ जब गांव थोड़ा कट गए और शहर में व्यापारिक गतिविधियों ने ज़्यादा स्थान ले लिया, व्यावसायिक गतिविधियों ने ज़्यादा स्थान ले लिया, सामान का बनना, छोटी औद्योगिक इकाइयों का स्थापित होना, ये सब चीज़ों में विशिष्टीकरण होने लगा गांव में, तो फिर शहरों में, तो गांव थोड़ा सा कट के अलग हो गए। लेकिन इस शहर में रहने वाले लोगों के उदर पोषण के लिए गांव से अनाज आता था, खाद्य पदार्थ की सप्लाई गांव से होती थी और यहाँ से औजार इत्यादि बन करके गांव में जाया करते थे। तो ये जो आदान प्रदान था, इस आदान प्रदान को करने वाला एक विशिष्ट संगठित समूह वहाँ गतिविधि में था। वही इन तमाम क्रियाकलापों में एक प्रकार का तालमेल बैठाता था कि सही ढंग से वस्तुएं समय पर पहुंच जाए, जहां जो चीज़ आवश्यक है उतनी मात्रा में वहां समय से पहुंच जाए, ताकि श्रम किसी का व्यर्थ न जाए और समय से सब कार्य भी संपन्न हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें थी जिनके लिए एक शहरी अर्थव्यवस्था में तत्कालीन एक सामाजिक संगठन जरूरी था और उसको निश्चित रूप से इन लोगों ने गठित किया था। ऐसा खुदाई के द्वारा प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है। साथ ही साथ व्यापारिक गतिविधियों के संचालन में हिसाब किताब की आवश्यकता भी पड़ी होगी। भाई कोई वस्तु आ रही है, गोदाम में रखी जा रही है, फिर उसमें से कितना निकल के गया, कितना बचा है, इन सारे हिसाब किताब को लिखना पड़ता रहा होगा। लेकिन लेखन कला का विकास तो उसके पहले था नहीं। तो शायद इसी आवश्यकता के कारण सबसे पहले मेसोपोटामिया में चूंकि व्यापारिक गतिविधियां उन्नत हुई और हिसाब किताब की आवश्यकता पड़ी व्यापारिक क्षेत्र में, और अंततः वहां के लोगों को हिसाब किताब लिखित रूप से रखने के लिए लेखन कला का विकास करना पड़ा। ठीक है, तो आइए, ये टॉपिक आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं शहरों में माल की आवाजाही। अभी अभी जो मैंने इस तथ्य को समझाते समय बताया, वस्तुओं का आदान प्रदान,
मैंने पहले ही बता दिया, कुछ क्षेत्रों में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कहीं दूसरे चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम कहीं से कुछ लेते हैं, कुछ कहीं देते हैं। तो ये चीज़ मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो शहर था वहाँ भी लागू होती थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वहाँ का दक्षिणी भाग था, मैंने कल आपको नक्शे के माध्यम से समझाया था, तो वो खाद्य संसाधन के मामले में तो बेहद समृद्ध था, यानी खूब अच्छी फसल होती थी, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव होता था वहाँ, यानी खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते थे। दक्षिण के अधिकांश भागों में उपयोगी रंगीन पत्थरों की कमी थी, और यहाँ पे पत्थरों पर उकेरी जाने वाली कला ऊंचाई पर थी, तो पत्थरों की बहुत आवश्यकता थी। अब व्यापारिक गतिविधियों के लिए हम क्या बनाते हैं? व्यापारिक गतिविधियां किसी वाहन से संपन्न होती हैं, ढोने के लिए उसको कोई वाहन चाहिए। तो आज के जैसे मोटर गाड़ी उन्नत किस्म की तो थी नहीं, उस समय निश्चित रूप से व्यापार जो है वो बैलगाड़ी के माध्यम से किया जाता रहा होगा। अब एक दिक्कत और कि इस मेसोपोटामियाई क्षेत्र में दो किस्म के ही पेड़ ज़्यादा थे, खजूर और पोपलार। खजूर का पेड़ जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, और पोपलार एक बहुत पतला पेड़ होता था, उसकी भी लकड़ी किसी काम की नहीं थी। यानी ये दोनों पेड़ों की लकड़ियाँ इस योग्य नहीं थी कि उनसे बैलगाड़ी बनाई जाए, इसके पहिए बनाए जाएं, या उससे नाव बनाई जाए। तो इन चीज़ों के लिए ये लकड़ियाँ अनुपयुक्त थी। साथ ही साथ इन चीज़ों के निर्माण में, यानी परिवहन के साधनों के निर्माण में बड़ी मात्रा में धातु की भी आवश्यकता होती थी, यानी कांसे की आवश्यकता होती थी, ये भी नहीं थी वहाँ। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। तो ऐसे में क्या करना होता होगा? निश्चित रूप से ये तमाम चीज़ें अपने उपयोग की उनको बाहर से मंगाना पड़ता होगा, और जब वो वस्तुओं को मंगाते होंगे तो उसके बदले में उन्हें कुछ देना भी तो पड़ता होगा। तो हम जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि तत्कालीन शहरों से लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर, ये सब चीज़ें इन शहरों में बाहरी देशों से मंगाई जाती थी। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि तुर्की, ईरान या खाड़ी पार के देशों से इनका आयात किया जाता था। और फिर मैंने अभी अभी बताया कुछ देना भी पड़ता होगा इसके बदले में। तो जी, यहाँ से कपड़ा और कृषि उत्पाद, यानी जो खेती से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, जो अनाज प्राप्त होता था, इन चीज़ों को भेजा जाता था उन देशों में, और वहाँ से जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो सारी चीज़ें मंगाई जाती थी, जिस पर यहाँ का व्यापार और कला निर्भर थी। कपड़ा और कृषि उत्पाद उन देशों में कम था, इसलिए यहाँ से ये चीज़ें जाती थी, और वहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, ये पत्थर, ये सारी चीज़ें वहाँ से लाई जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मालों की आवाजाही, यानी मालों का आयात निर्यात इन शहरी सभ्यता की महत्वपूर्ण बात थी। अब यहाँ एक बात हम और करते हैं इसी के संदर्भ में कि ये माल की आवाजाही, अभी अभी मैंने बताया कि बैलगाड़ी से होता होगा, लेकिन बैलगाड़ी से इस क्षेत्र में आयात निर्यात का प्रमाण बहुत कम मिलता है। बहुत नज़दीक के कस्बों से कस्बों में भले ही ये पशु के रूप में खींचे जाने वाले वाहन चलते रहे होंगे, यानी बैलगाड़ी चलती रही होगी, लेकिन एक नगर से दूसरे नगर तक अच्छी दूरी तय करके जाने के लिए ये साधन उपयुक्त नहीं था, यानी बैलगाड़ी उपयुक्त नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक तो बैलगाड़ी में समय ज़्यादा लगता था, दूसरे पशुओं को चारा देना पड़ता था, इसका खर्च आता था। तो इसलिए बैलगाड़ी मेसोपोटामिया की सभ्यता के व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं थी। तो क्या उपयुक्त था? नाव। वो क्यों?
उसके कई कारण थे। नाव द्वारा वहां व्यापार बेहद सुगम ढंग से होता था। उसका कारण यह था कि पूरा, आपको मैंने कल मैप दिखाया था, पूरा दक्षिणी भाग दजला फरात और उसकी सहायक नदियों से आच्छादित है। एक नगर दूसरे नगर, एक कस्बा दूसरे कस्बा से नदियों से जुड़ा था और वहां पे नाव चलाना बैलगाड़ी चलाने से बेहद सस्ता था। क्यों? क्योंकि नाव हवा के सहारे चलती थी, वहां किसी बैल को चारा नहीं देना था, बस हवा के माध्यम से सारा सामान नावों पर लद करके एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, जो प्राकृतिक नहरें थी, जलधाराएं थी, उनके बीच ये आदान प्रदान हो जाया जाता था। यहाँ तक कि छोटी बड़ी जितनी भी बस्तियां थी उनमें परिवहन का अच्छा मार्ग नदियां थी। फरात नदी तो उस समय विश्व के मार्ग के रूप में विख्यात थी, बहुत महत्वपूर्ण स्थान फरात नदी को मिला हुआ था। तो इन सभी कारणों से शहरों में मालजाल की आवाही यानी कि आयात निर्यात का कार्य भी बड़ी उन्नत अवस्था में था। अब हम इस तीसरे बिंदु को लेते हैं, लेखन कला का विकास। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मैंने अभी आपको जब शहरीकरण का महत्व मैं समझा रहा था तो मैंने आपको बताया कि व्यापारिक गतिविधियां जैसे जैसे बढ़ी और हिसाब किताब की जरूरत जब पड़ी तो निश्चित रूप से हिसाब किताब लिखने के लिए लेखन कला को विकसित करना पड़ा होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे साफ साफ पता चलता है कि ये सभ्यता अपनी समृद्ध लेखन कला के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। सैकड़ों मिट्टी की स्लेट यानी पट्टिकाएं, मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेखन कार्य तब शुरू हुआ जब व्यापारिक लेन देन का स्थायी हिसाब किताब शुरू हो गया, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। बाद में इस लेखन कला को और ऊंचाइयों पर ले जाया गया। शब्दकोश यानी एक तरह की डिक्शनरी बनाने में भी लेखन कला का उपयोग किया गया। साथ ही साथ भूमि हस्तांतरण की कानूनी रूप देने के लिए, जैसे आजकल आपके यहाँ रजिस्ट्री होती है, हम किसी की ज़मीन लिखाते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के बाकायदा रजिस्ट्री होती है, तो लिखित कानूनी दस्तावेज जो होता है, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये जो भूमि हस्तांतरण यानी रजिस्ट्री का कार्य था, ये भी इस लिखित दस्तावेज के माध्यम से संपन्न किया जाता था। साथ ही साथ राजा के बनाए कानून और उन कानूनों का जब परिवर्तन होता था, उसका जानकारी आम जनता को देने के लिए भी इस तरह के लेख तैयार किए जाते थे, पट्टिकाएं तैयार की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक उन्नत तरह की व्यवस्था लेखन कला के क्षेत्र में भी मेसोपोटामिया की तरफ से दी गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेखन सामग्री क्या होती थी और लेखन कैसे किया जाता था, यह भी आप जान लें। बच्चों, आज की तरह कागज नहीं था, तो कागज पर लिखना तो भूल जाइए, कलम भी नहीं थी। तो फिर ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्लेट बनाते थे, जैसी स्लेट आप लोग आज छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्लेट इनकी मिट्टी की बनी होती थी, उसको पट्टिका कहा जाता है। तो ये क्या करते थे, मिट्टी को थाप करके पतली पतली स्लेट छोटी छोटी बनाते थे और उसको थाप करके एक जगह रख लेते थे। और जो लेखक होता था, लिखने वाला, सबको लिखने की कला नहीं आती थी, कभी कभी तो राजा को भी नहीं आती थी, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग जो भाषाओं के जानकार थे, इस लिपि के जानकार थे, वो लोग क्या करते थे कि एक नुकीली लकड़ी छीलकर एक नुकीली कलम बनाते थे
और जो गीली मिट्टी वो स्लेट बना के रखे रहते थे उसी में धंसा धंसा करके अक्षर लिखा करते थे। इस तरीके से वो लिखते थे और जब वो एक स्लेट भर जाती थी तो दूसरी स्लेट लिखते थे और फिर इन सारी स्लेट को क्या करते थे, पकाते थे। जैसे आज आप कुम्हार के बर्तन बनाने की प्रक्रिया से परिचित हैं, वो चाक पर बर्तनों को बनाता है और उसके बाद उसको आग में पका देता है तो वो ठोस हो जाते हैं। इसी प्रकार से इन पट्टिकाओं को गीली मिट्टी पे पहले लिख करके और फिर इनको आग में डालकर पका दिया जाता था तो ये ठोस हो जाती थी और ये एक तरह का दस्तावेज होता था। ऐसे सैकड़ों मिट्टी के स्लेट हमको इस सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जिस लिपि में ये लिखा करते थे उसको कीलाकार लिपि कहा जाता था। याद रखिएगा, कीलाकार लिपि मेसोपोटामियन सभ्यता का महत्वपूर्ण लिपि थी। तो मैं इन तीनों बिंदुओं के साथ आज का लेक्चर भी समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में हम आगे के बिंदुओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।